हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चंद्रा क्लासेस। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो काफी टाइम बाद हम लोग इस समय भी अपने चैनल पर फिर से लाइव आ सके हैं, ठीक है, क्योंकि बीच में कई सारे फेस्टिवल पड़ गए थे, जैसे रक्षाबंधन का त्योहार था और सभी लोग अपने भाइयों से जमकर लौटे हैं, ठीक है। और उसके जस्ट बाद फिर एक और आपका इंडिपेंडेंस डे का, आपका स्वतंत्रता दिवस आ गया, ठीक है। तो सब लोग उसमें भी एंगेज हो गए थे और आज काफी टाइम के बाद हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। और एग्जाम भी देखिए आपका ये तो क्लियर है कि इस साल आपका एग्जाम होना ही होना है, वो चाहे अक्टूबर में हो, चाहे वो आपका नवंबर में हो या फिर आपका दिसंबर में हो। इतना क्लियर है कि एग्जाम आपका इसी ईयर होना है, ठीक है। तो अब लग जाइए अपनी पढ़ाई में, ठीक है, और थोड़ा सा सीरियस होके बी सीरियस हो जाइए और क्लास को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। कोशिश यही रहेगी, एक दिन में अगर 2 क्लास हो पाएगा तो हम 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज फिर एक ही लेक्चर अगर प्रोवाइड होगा तो फिर आप उससे भी कंटिन्यू रखिए, ठीक है। आप लोग उसमें कंटिन्यूटी रखिए, जिससे हम लोग अपने सिलेबस को जल्द से जल्द कवर कर सकें। अपने एग्जाम से पहले एटलीस्ट 90% तो कोर्स को कवर ही कर रखें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं और अपने क्लास की तरफ कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अब टाइम बहुत ही शॉर्टेज है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग होम मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, ठीक है। होम मैनेजमेंट में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? होम मैनेजमेंट में हम लोगों ने बस थोड़े से कुछ डिफिनेशन को समझे थे, ठीक है। और डिफिनेशन के साथ हम लोगों ने उसमें प्रोसेस को भी समझा था कि मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। उसमें जैसे मैंने आयोजन, नियोजन, नियंत्रण एंड मूल्यांकन, आपको 4 प्रोसेस बताया था, 4 स्टेप बताया था। इन चारों चरणों के तहत हम क्या करते हैं, अपने मैनेजमेंट को हम अपने जो भी हमारा मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है, उसे हम उचित तरीके से करते हैं, जिससे हम लास्टली हम मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक। तो प्रोसेस आपका क्लियर हो चुका था। प्रोसेस में बहुत ज्यादा डीप में मैंने नोट डाउन नहीं कराया था, मैंने नोट्स भी भेजा है आपको। कुछ लोगों की क्वेरी थी कि मैम नोट्स क्लियर नहीं आ रहा है, तो परेशान मत होइए। अभी तक तो फेस्टिवल ही चल रहा था, जैसे आप लोग इंगेज थे वैसे थोड़ा हम भी इंगेज थे, कुछ गेस्ट में, कुछ इधर उधर अप डाउन करने में, ठीक है। और आज हम जो भी आपका नोट्स नहीं क्लियर हो पा रहा, वो नोट्स मैं आज आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। आज का भी नोट्स और जो इससे पहले के क्लास हुई, दोनों की क्लास के नोट्स मैं भेज दूंगी। आप उसे प्रिंट आउट करा के अपने पास रखते जाइए। बहुत ज्यादा लिखने पे फोकस मत करिए, चीजों को क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बेस आपका मजबूत रहेगा, आपको इजिली क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लिख कर रखने से बेटर है कि आप चीजों को समझ के आप वहीं के वहीं छोड़ दीजिए। अगर आप चीजों को समझे रहेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो क्वेश्चंस के आंसर निकालने में इजी होगा, ठीक। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं प्रोसेस के बाद हम लोगों को देखना क्या था, गृह व्यवस्था के निर्धारक तत्व। जो हमारा होम मैनेजमेंट होता है, होम मैनेजमेंट के ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे मैनेजमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कुछ ऐसे 3 एलिमेंट्स होते हैं जो आपके मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट तो बहुत बड़ा होता है, बट आपके होम मैनेजमेंट में ये ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कब? जब आप किसी चीज का मैनेजमेंट करते हैं, जब आप किसी चीज का क्या करते हैं, आयोजन, नियोजन या नियंत्रण करते हैं, लास्टली आप मूल्यांकन करते हैं, तो उसमें ये सारे एलिमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये आपके दैनिक जीवन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, गृह व्यवस्था के जो निर्धारक तत्व की अगर हम बात करें, तो गृह व्यवस्था के जो निर्धारक तत्व होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन यही बनता है, टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गृह व्यवस्था के जो निर्धारक तत्व होते हैं या फिर गृह व्यवस्था के जो तत्व होते हैं वो कितने होते हैं। तो 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला क्या होता है, सबसे पहले होता है वैल्यू, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, वैल्यू। वैल्यू के बाद क्या आता है, गोल आता है, ठीक है। जो आपका गोल होता है, जो आपका लक्ष्य होता है, लक्ष्य भी कई तरीके से हो सकते हैं। कुछ आपके तात्कालिक होते हैं, कुछ अल्प तात्कालिक होते हैं और कुछ अल्प तात्कालिक होते हैं, कुछ मध्यकालिक होते हैं और कुछ क्या होते हैं, दीर्घकालिक होते हैं। इस तरीके से आपके 3 लक्ष्य होते हैं। स्तर जो होते हैं, स्टैंडर्ड जो होते हैं, जिससे आप लास्ट में मूल्यांकन करते हैं,
तो स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड भी आपका इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व होता है, ठीक है, एक एलिमेंट होता है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आइए हम सबसे पहले बात करते हैं मूल्यांकन की। क्या है आपका, सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले देखिए आपका क्या है इसमें, वैल्यू। सबसे पहले आपके निर्धारक तत्व में क्या आता है, मूल्य। मूल्य से क्या तात्पर्य है, कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो मूल्य होता है, मूल्य आपका निश्चित है या अनिश्चित होता है, मूल्य निश्चित है या अनिश्चित होता है। तो मूल्य क्या होता है, मूल्य कभी निश्चित नहीं होता है, मूल्य हमेशा ध्यान में रखिएगा ये एक अनिश्चित तत्व होता है। मूल्य क्या होता है, अनिश्चित होता है। और ये क्या होता है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो मूल्य होता है ग्रीक व्यवस्था में निर्धारक तत्व के मूल्य जो होते हैं, मूल्य मानवीय तत्व होते हैं या अमानवीय तत्व होते हैं। तो मूल्य कैसा तत्व होता है, मूल्य आपका मानवीय तत्व होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं जिससे समझ में आ जाएंगी चीजें, बहुत ज्यादा डीप में लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, ठीक है। जो मेजर पॉइंट होते हैं, मेजर पॉइंट को आप लिखते चलिए, बाकी आप चीजों को स्किप करते चलिए, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे छोड़ते चलिए, बस समझते चलिए, लेकिन आप उसे लिखिए मत, ठीक। चलिए क्या लिखना था हमें, आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले क्या था, मूल्य। मूल्य से लक्ष्य एवं स्तर की क्या होती है, मूल्य से ही लक्ष्य और स्तर, जो सेकंड पार्ट है आपका और थर्ड पार्ट है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, या फिर लक्ष्य और स्तर की उत्पत्ति कहाँ से होती है, मूल्य से होती है। क्वेश्चन दोनों तरह से बनता है, लक्ष्य और स्तर की उत्पत्ति कहाँ से होती है, लक्ष्य की उत्पत्ति कहाँ से होती है, स्तर की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कहाँ से होती है, मूल्य से होती है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि मूल्य से लक्ष्य एवं स्तर की उत्पत्ति होती है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, अगर ट्रू आएगा क्या है आपका, ट्रू होगा, ठीक है, ये राइट है। यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखने वाली चीजें हैं। मूल्य से लक्ष्य एवं स्तर की उत्पत्ति होती है। सेकंड पॉइंट है, मूल्य अनिश्चित एवं आत्मगत होता है। मूल्य क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, यह अनिश्चित होता है। मूल्य अनिश्चित मूल्य अनिश्चित एवं आत्मगत होता है। आत्मगत होता है। और इसके बाद क्या है, मूल्य क्या होते हैं, मानवीय होते हैं या अमानवीय। तो मूल्य आपका क्या होता है, मूल्य मानवीय होता है। मूल्य, नेक्स्ट पॉइंट, मूल्य मानवीय होता है। ठीक ना। इसके बाद क्या है, इसका मूल्यांकन कौन करता है। अगर बात आती है मूल्य का मूल्यांकन कौन करता है, तो मूल्य का मूल्यांकन स्वयं हम लोग करते हैं, यानी व्यक्ति ही इसका मूल्यांकन या सृजन करता है। व्यक्ति ही इसका मूल्यांकन और क्या है, यह सृजन करता है, या सृजन करता है, ठीक ना। चल कुछ जनरल चीजें आपने देख लिया, ठीक है। तो कुछ मेजर पॉइंट है जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, बस मैं वही लिखा रही हूँ जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखाऊंगी ना। आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि एक्स्ट्रा चीजें, फालतू की चीजें आप बहुत ज्यादा थ्योरी अभी रखिए, ठीक है। ज्ञान अर्जन करना जरूरी है, बट आपके टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है आप खुद समझ रहे हैं, ठीक है। चीजों को मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना, 3 मंथ का टाइम है, 3 मंथ में ही आपको अपने लक्ष्य को भी हासिल करना है, अपने
सिलेबस को भी कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो आप समझदार हैं, समझ रहे हैं। चल अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, मूल्य को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, ये भी तो देखना इंपॉर्टेंट है ना। चलिए इसका वर्गीकरण देखते हैं, मूल्यों का वर्गीकरण, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मूल्यों का वर्गीकरण, तो मूल्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, मूल्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो मूल्य को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला क्या है, पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे पहले क्या इसमें बताया गया है, सबसे पहले क्या है, प्रभुत्व के आधार पे, प्रभुत्व के आधार पर, प्रभुत्व के आधार पर, के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा क्या है इसमें, पार्कर के आधार पर वर्गीकरण, पार्कर के आधार पर। और नेक्स्ट क्या है इसमें, पार्कर के आधार पर पुनः वर्गीकरण, पार्कर के आधार पर पुनः वर्गीकरण। ठीक है, ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक ना, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। चल ठीक है, तो प्रभुत्व के आधार पर, प्रभुत्व का क्या मतलब होता है, इसमें देखिए ये साधनात्मक भी हो सकता है और ये क्या होता है, तथ्यात्मक भी हो सकता है। प्रभुत्वाकार होता है ना, प्रभुत्व का मतलब आप समझ रहे हैं। प्रभुत्व में क्या होता है, मूल्य जो होता है, इसमें क्या होता है, इसको लिख लीजिए, साधनात्मक एवं आंतरिक हो सकता है ये, यह साधनात्मक, साधनात्मक एवं आंतरिक। इसमें भी क्या होता है, ये तथ्यात्मक एवं आदर्शात्मक भी होता है, तथ्यात्मक एवं तथ्यात्मक एवं आदर्श। कभी कभी क्वेश्चन आता है, साधनात्मक एवं आंतरिक मूल्य किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो साधनात्मक एवं आंतरिक मूल्य या तथ्यात्मक एवं आदर्शात्मक मूल्य क्या होते हैं, प्रभुत्व के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। ठीक, और अगर बात आएगी पार्कर के अनुसार, तो पार्कर महोदय ने क्या कहा है, किसी व्यक्ति के प्रति या किसी वस्तु के प्रति जो हमारा प्रेम होता है वो क्या होता है, वो भी हमारा एक मूल्य होता है। अर्थात यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, किसी के भी प्रति जो हमारा प्रेम होता है वही हमारा मूल्य होता है, यानी किसी के प्रति प्रेम होना, किसी के प्रति प्रेम होना, किसने कहा है, किसी के प्रति प्रेम होना किसने कहा है, पार्कर महोदय ने। ठीक है, पार्कर महोदय ने मूल्य को वर्गीकृत करते हुए कहा है कि किसी के प्रति प्रेम होना, जैसे कि सुख, आराम, धर्म, इसमें आपका सुख, आराम,
धर्म और अन्य कई सारी चीजें आती हैं। लेकिन अगर यही पार्कर के अनुसार पुनः वर्गीकरण आप देखेंगे तो जो इन्होंने पुनः वर्गीकृत किया है, तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, इसमें भी अगर यहाँ पे बात आएगी तो यहाँ पे क्या आता है, सुख, आराम, सुख, आराम, धर्म, कला या कौशल। ठीक है, या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा क्या होती है, अगर हमें ज्ञान के प्रति प्रेम है तभी तो हमारे अंदर इच्छा जागृत होती है, तो भी क्या होता है, ज्ञान के प्रति प्रेम होना। ठीक है, या इच्छा होना। या खेल, इसमें आपका खेल भी आएगा। ठीक है, चलिए अगर हम पार्कर के अनुसार पुनः वर्गीकरण देखें, पार्कर के अनुसार पुनः वर्गीकरण देखें तो इसमें क्या आता है, अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए, देखिए ये बहुत घुमाने वाला क्वेश्चन है, उसमें एक में पुनः है, पुनः का मतलब दोबारा से, और पार्कर के आधार पर पहले इन्होंने क्या बताया है कि जहाँ पे सुख का अनुभव हो, जहाँ पे आराम का आभास हो, जहाँ पे धर्म का आभास हो, जहाँ पे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो, या हमारे अंदर कोई कौशल हो या कोई कला हो या कुछ सीखने की इच्छा जागृत होती है, तो वह क्या होता है, वह किसी के प्रति प्रेम होता है। ठीक, लेकिन अगर उसी में पुनः वर्गीकरण देखें तो पुनः इन्होंने क्या वर्गीकरण किया है, पुनः इन्होंने बताया है यह क्रियात्मक मूल्य है। यह क्या है, क्रियात्मक है, क्रियात्मक मूल्य है और कल्पनात्मक भी मूल्य है। अब यहाँ क्रियात्मक और कल्पनात्मक क्या क्या तात्पर्य है, क्रियात्मक का तात्पर्य क्या होता है, कल्पनात्मक तात्पर्य से समझिए। जैसे मान लीजिए कल्पनात्मक मूल्य है, सबसे पहले हमने आपको बताया ना, देखिए यहाँ पे आप फिर से समझिए, यहाँ पे क्या है, मूल्य से लक्ष्य एवं स्तर की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो लक्ष्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मूल्य से हुई है। तो मीन्स यहाँ पे जब हम लक्ष्य, किसी लक्ष्य को हम सोचते हैं, मान लीजिए लाइक दैट अगर हमें एक BMW लेना है, ठीक है, लेना तो है ही, सबको लेना है, ठीक है, बट मान लीजिए एक अपना एक लक्ष्य है कि अंततः हमें ये चीजें करने के बाद हमें एक कार लेनी है, या एक बड़ा सा मकान लेना है, या प्लॉट खरीदना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, एक गोल है, एक हमारा लक्ष्य है। बट यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा मूल्य है ना, सबसे पहले क्या है, ये देखिए यहाँ पे क्रियात्मक मूल्य, अगर यहाँ पे क्रियात्मक मूल्य दिया गया है, क्रियात्मक मूल्य का क्या मतलब है, अगर हमें गाड़ी खरीदनी है, BMW खरीदनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जाम लगा हुआ है, PGT की तैयारी कर रहे हैं, जॉब लेना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जॉब लेंगे, जॉब लेने के बाद हम पहले सेविंग करेंगे, सेविंग करने के बाद हम देखेंगे कितने का हमारा अभी प्रेजेंट टाइम में इन्वेस्टमेंट क्या जा रहा है, सेविंग क्या जा रहा है, उस सेविंग को बचा बचा के फिर हम क्या करेंगे, क्रिया, यहाँ पे क्या, और जो आप सेविंग कर रहे हैं वही आपकी क्या है, क्रिया होती है। तो ये क्या है, पार्कर महोदय के अनुसार ये क्या कहा गया है, इसमें जो होता है क्रियात्मक मूल्य होता है, क्रियात्मक के साथ साथ ये क्या होता है, कल्पनात्मक होता है, क्योंकि अभी हमें कल्पना ही कर रहे हैं ना कि अंततः हमें क्या करना है, एक मकान खरीदना है, तो हम उस पर कल्पना कर रहे हैं, हम उस पर क्रिया भी कर रहे हैं, सेविंग जो कर रहे हैं वो हमारा क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो इस तरीके से तीन तत्वों के आधार पर इन्होंने इसे वर्गीकृत किया गया। मूल्य को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो मूल्य को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्रभुत्व के आधार पर, पार्कर के आधार पर वर्गीकरण, पार्कर के आधार पर पुनः वर्गीकरण। जब पुनः वर्गीकरण की बात आएगी तो वहां पे क्रियात्मक मूल्य आएगा
और कल्पनात्मक मूल्य आएगा। दो तरह के मूल्य आते हैं। अगर पार्कर के आधार पर सिर्फ वर्गीकरण लिखा रहेगा तो वहां पे क्या होता है, किसी के प्रति प्रेम होना, वो कुछ भी हो सकता है, आपके ओवरऑल कुछ भी हो सकता है, वो क्या होगा, आपका पार्कर के आधार पर प्रेम होना होगा। ठीक, चलिए, आई होप कि जो हमारा गोल था, गोल समझ में आया होगा। ठीक है, सॉरी, जो हमारा मूल्य था, वैल्यू था, वैल्यू क्लियर हुई। वैल्यू के बाद क्या आता है, सेकंड स्टेप आता है हमारा गोल का, अर्थात हमारा लक्ष्य का आता है। सेकंड स्टेप हम लोग बात करते हैं किसकी, लक्ष्य की। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं और लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। आप सबका लक्ष्य क्या है, सभी का लक्ष्य है जॉब लेना ना, एग्जाम को क्रैक करना, उसके बाद जॉब लेना। चलिए मैं बताती हूँ लक्ष्य के बारे में। लक्ष्य कितने टाइप्स के होते हैं, लक्ष्य को पाने के कुछ स्टेप भी मैं आपको बता रही हूँ अभी। क्या है इसमें लक्ष्य, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, गोल्स। अगर बात करते हैं हम गोल की, तो सबसे पहले इसमें किसकी बात आती है, निखिल एवं डार्सी की बात आती है। तो निखिल एवं डार्सी महोदय ने क्या बताया है, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, इनका क्या कथन है उसे भी हम लोग देखेंगे। जनरली थोड़ा लक्ष्य के बारे में देखते हैं, लक्ष्य क्या होता है। जैसे अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है अपने एग्जाम को क्रैक करके एक जॉब ले लेना, ठीक है, ये हमारा क्या है, लक्ष्य है। लेकिन लक्ष्य कितने टाइप्स के होते हैं, तो लक्ष्य भी हमारा तीन तरीके से हो सकता है। एक तो हमारा होता है, अगर सिर्फ अपने एग्जाम को एग्जाम्पल में रख के देखा जाए, पहले समझने की कोशिश करिए। अगर एग्जाम को रख के देखते हैं तो क्या है, एक हमारा क्या होता है, दैनिक लक्ष्य होता है, एक हमारा दैनिक लक्ष्य होता है, एक हमारा साप्ताहिक या मासिक लक्ष्य होता है, और एक हमारा क्या होता है, वार्षिक लक्ष्य होता है। अब वार्षिक में कितने बरस लग जाएंगे, कितने वर्ष लग जाएंगे, कितने साल लग जाएंगे, ये कोई डिफाइन नहीं कर सकता है। हो सकता है जॉब आप नेक्स्ट ईयर में भी पा जाए, हो सकता है आप जॉब 4 साल में भी पा जाए, या हो सकता है, नेगेटिव नहीं बोलना, ठीक है। और एक होता है जो आपका दैनिक लक्ष्य होता है। दैनिक लक्ष्य में आप क्या कर रहे हैं, आप डेली का रूटीन बनाए हैं ना, कि डेली आपको एक क्लास डेली आपको कवर करना ही करना है। और उसके साथ हमने एक इंडेक्स आपको बनाया था ना, चार्ट पेपर मैंने दिया था आपको, उसमें मैंने क्या बताया था, जो आपका होम मैनेजमेंट है, होम मैनेजमेंट को 15 टू 20 लेक्चर में आपका क्या होगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये हमारा क्या है, 15 टू 20 डेज के अंदर ही हमें होम मैनेजमेंट को कवर कर लेना है। अगर हम नहीं कवर कर पाएंगे तो हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए हैं। जो हमारा साप्ताहिक या मासिक लक्ष्य हुआ, हम उसे हासिल नहीं कर पाए हैं, ठीक। और अगर हम अपने एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए, या फिर एग्जाम टाइम तक हम अपने कंप्लीट सिलेबस को नहीं कंप्लीट कर पाए, जॉब को नहीं पा पाए, तो हमारा वार्षिक लक्ष्य भी क्या हुआ, डैमेज हुआ, ठीक। तो ये हमारा लक्ष्य होता है। इसी तरीके से हमारा होम मैनेजमेंट में जो गृह प्रबंधन में जो लक्ष्य होता है, वो भी ऐसे ही होता है। तो हम लोग अभी होम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो चलिए होम मैनेजमेंट की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं, जो मेन है। बात करते हैं किसकी, पार्कर महोदय की, सॉरी, निखिल एवं डार्सी के अनुसार। निखिल एवं डार्सी के अनुसार हाँ, तो क्या है, निखिल एवं डार्सी महोदय ने क्या कहा है, लक्ष्य वह अंतिम बिंदु होता है, लिख देते हैं क्योंकि थोड़ा सा लिखना भी जरूरी है। लक्ष्य वह अंतिम क्या होता है, बिंदु होता है, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है, आएगा क्वेश्चन में। बिंदु होता है
जहां तक व्यक्ति या परिवार, जहां तक व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, करने की इच्छा रखी जाती है, इच्छा रखी जाती है, ठीक ना। लक्ष्य वह अंतिम बिंदु होता है जहां तक व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की क्या होती है, इच्छा रखी जाती है, वो क्या होता है, लक्ष्य होता है, ठीक है। बिना इच्छा के तो आप कुछ भी कार्य करेंगे नहीं ना। अगर आपको कुछ भी कार्य करना है या फिर कोई भी आपका लक्ष्य है तो आप उस लक्ष्य पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक। लक्ष्य मूल्य से अधिक निश्चित होता है, लक्ष्य जो होता है, अब जनरली लिख लीजिए, लक्ष्य मूल्य से अधिक निश्चित होता है, ठीक है। कुछ लक्ष्यों का उद्देश्य, कुछ लक्ष्यों का निर्धारण इसलिए किया जाता है ताकि आने वाला जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी हो या आने वाला जो समय हो वो हमारा कैसा हो, सुखमय हो या यूं कह लीजिए संतोषजनक हो, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी हो या फिर हम कुछ ऐसा घर बनवा दें या फिर घर में कुछ ऐसी चीजें मेंटेन करवा दिया जाए, जैसे मान लीजिए कुछ फंड वगैरह होता है, कुछ सेविंग कर दिया जाए बच्चों के लिए, कि हमारे बच्चों के लिए क्या होता है, फिर वो सुखमय होगा और संतोषजनक होगा, बच्चे उस पर सेटिस्फाई रहते हैं, ठीक है। आने वाली पीढ़ी में बच्चे हमेशा खुश रहेंगे, कोसेंगे नहीं वो, ठीक है। तो ये क्या होता है, कुछ इन एलिमेंट्स को देखते हुए लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। अभी वर्गीकरण पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए लक्ष्य के वर्गीकरण या फिर प्रकार देखते हैं। लक्ष्य के वर्गीकरण कभी कभी ये प्रकार से भी पूछ लेता है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, अभी मैंने बताया था आपको। तो सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले होता है दीर्घकालिक लक्ष्य। दीर्घकालिक लक्ष्य, इसके बाद क्या होता है, मध्यकालिक लक्ष्य, मध्यकालिक, और इसके बाद क्या होता है, अल्पकालिक, ठीक है। तो ये 3 तरह के लक्ष्य होते हैं, ठीक है। अब जो दीर्घकालिक लक्ष्य होता है, दीर्घकालिक लक्ष्य, इक्वेशन बनता है, दीर्घकालिक लक्ष्य स्थायी है या अस्थायी है। दीर्घकालिक लक्ष्य स्थायी होता है या अस्थायी माना जाता है। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, ठीक है। उससे थोड़ा सा मुझे भी आइडिया मिलता है कि किसको कितना समझ में आ रहा है, किसको कितना समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, तो जो दीर्घकालिक लक्ष्य होता है वो क्या होता है, दीर्घकालिक लक्ष्य स्थायी होता है, ठीक है।
यह स्थायी होता है। यह पारिवारिक यह पारिवारिक पारिवारिक समूह को पारिवारिक समूह को वास्तविक अर्थ प्रदान करता है। वास्तविक अर्थ प्रदान करता है। जैसे इसमें क्या होता है, बच्चों के लिए उच्च शिक्षा, बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के बारे में सोचना या प्लानिंग करना, या नई गाड़ी खरीदना, नई गाड़ी खरीदना, मकान खरीदना, या कहीं घूमने जाना हुआ, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं आपकी किस में आती हैं, दीर्घकालिक में आती हैं। अगर वही बात आती है मध्यकालिक लक्ष्य की, तो मध्यकालिक लक्ष्य में क्या होता है, मध्यकालिक लक्ष्य में क्या होता है, या दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का उत्तम साधन होता है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए इधर इसी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से स्टेप पहला है, दूसरा है, फिर लास्ट स्टेप होता है। ठीक है, तो आप यूं समझ लीजिए ये क्या होता है, यह दीर्घकालिक लक्ष्यों को, यह दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का उत्तम साधन है। जैसे इसमें छोटी नौकरी पाना, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है इतना। इसके बाद क्या है, ये भी क्या होता है, जो मध्यकालिक लक्ष्य होता है, अल्पकालिक लक्ष्य या दीर्घकालिक लक्ष्य, सॉरी, इसके बाद क्या आएगा, सेकंड स्टेप में क्या है, ये मध्यकालिक लक्ष्य या मध्यकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का उत्तम साधन है। ठीक है, चल, ठीक है, आई होप कि लक्ष्य भी समझ में आया होगा, है ना, लक्ष्य भी, मूल्य समझ में आया, लक्ष्य समझ में आया। लक्ष्य को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। दीर्घकालिक मीन्स ये क्या होता है, एक बार ये भी लिख लीजिए, ये ज्यादा जरूरी है। दीर्घकालिक क्या होता है, वार्षिक होता है। मध्यकालिक क्या होता है, साप्ताहिक या मासिक होता है, साप्ताहिक या मासिक होता है। और अल्पकालिक क्या होता है, ये दैनिक होता है, जो डेली की दिनचर्या में हम लोग करते हैं। जैसे मॉर्निंग में उठने के बाद क्या करते हैं, हमारा सबसे पहला लक्ष्य क्या होता है, घर में गृहिणी का लक्ष्य क्या होता है, उठने के बाद सबसे पहले घर की साफ सफाई, फर्नीचर वगैरह मेंटेन करना,
उसके बाद बर्तन वगैरह साफ सुथरा करके रखना एक किनारे। तो उठने के बाद का ये सबसे पहला लक्ष्य होता है, ठीक है। किचन को मेंटेन करना, फर्नीचर को सही से रखना, घर की साफ सफाई करना, झाड़ू पोछा वगैरह, ये क्या होता है, दैनिक लक्ष्य होता है अगर घर की व्यवस्था को देखें तो, ठीक है। मासिक और साप्ताहिक लक्ष्य जो होता है, एक हफ्ते का हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं कि एक हफ्ते में हमें इतना कार्य करना है, या फिर एक महीने में हमें इतना कार्य करना है। फिर उसके बाद हमें जो वार्षिक लक्ष्य पे आते हैं, तो एक साल के बाद अंततः हमें, या 2 साल के बाद, या 3 साल के बाद हमारा लक्ष्य है चौथे साल में, या सन 2024 में या 25 में हमें एक घर खरीदना है। उस घर को खरीदने के लिए हर महीने हम इतना सेविंग करेंगे, इतना अपने बैंक में हम क्या करेंगे, जमा करेंगे, बैलेंस को इतना हम जमा करेंगे, इतना हम सेविंग करेंगे, जिससे हम अंततः हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, ठीक। वो हमारा वार्षिक लक्ष्य होता है, ठीक। दीर्घकालिक लक्ष्य, क्वेश्चन आता है दीर्घकालिक लक्ष्य साप्ताहिक होता है, मासिक होता है, दैनिक होता है, या वार्षिक होता है। तो ये आपका वार्षिक होता है, लेकिन ये निश्चित नहीं होता है। ये क्या होता है, यह निश्चित नहीं होता है। क्वेश्चन ये आता है कि ये स्थायी होता है या अस्थायी होता है। तो बात अगर स्थायी या अस्थायी की आएगी, तो दीर्घकालिक लक्ष्य क्या होता है, स्थायी होता है। बट ये निश्चित नहीं होता है कि कितने दिन में आपको लक्ष्य हासिल हो जाएगा। वार्षिक तो है, कितने वर्ष लग जाएंगे ये कोई क्लियर नहीं कर सकता, ठीक। इसके बाद हमारा तीसरा क्या है, थर्ड एलिमेंट्स क्या है, थर्ड एलिमेंट्स है हमारा स्तर, ठीक है। स्तर या क्या है, प्रतिमान या फिर स्टैंडर्ड, ठीक है। स्तर, स्तर या कहीं कहीं प्रतिमान दिया रहता है, ठीक है। अब स्तर या प्रतिमान क्या होता है, स्तर या प्रतिमान क्या होता है, स्तर की उत्पत्ति कहाँ से होती है, स्तर की उत्पत्ति कहाँ से होती है, स्तर की उत्पत्ति हमारे मूल्य एवं लक्ष्यों से होती है। स्तर की उत्पत्ति हमारे मूल्य एवं लक्ष्यों से होती है। तो स्तर एवं मूल्य, स्तर की उत्पत्ति मूल्य एवं लक्ष्य से होती है। अगर यहाँ पे बात आती है निकिल एवं डार्सी की, सबसे पहले निकिल एवं डार्सी की बात आएगी। ये ध्यान में रखिएगा कि जब हम होम मैनेजमेंट पढ़ते हैं, तो होम मैनेजमेंट में अगर बात आती है प्रोसेस की, अगर यहाँ पे प्रोसेस या प्रक्रिया की बात आएगी या एलिमेंट्स की बात आएगी, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, निकिल एवं डार्सी। तो सबसे पहले हम देखते हैं निकिल एवं डार्सी महोदय के अनुसार सबसे पहले एलिमेंट्स में क्या है हमारे, निकिल एवं डार्सी महोदय, निकिल एवं डार्सी के अनुसार तो इनका क्या कथन है, इन्होंने कहा है मूल्य को, स्तर को इन्होंने क्या बताया है, स्तर मूल्य के मापक होते हैं। स्तर क्या होते हैं, मूल्य के मापक होते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसकी उत्पत्ति मूल्य से होती है। अगर मूल्य के मापक है तो इसकी उत्पत्ति भी जाहिर सी बात है कहाँ से होगी, मूल्य से होगी, ठीक। स्तर मूल्य के मापक होते हैं, स्तर मूल्य के मापक होते हैं, मापक होते हैं। इसकी उत्पत्ति हमारे, इसकी उत्पत्ति मूल्यों से होती है, मूल्यों से होती है। और यह हमारे किसी वस्तु में रुचियों की मात्रा और प्रकार को क्या करता है, निर्धारित करता है, ठीक है। उसमें एक इंटरेस्ट को जागृत करता है, सेटिस्फैक्शन को जागृत करता है, ठीक है। और यह हमारे, और यह हमारे, यह हमारे किसी वस्तु
किसी वस्तु में रुचियों की मात्रा, रुचियों की मात्रा और प्रकार, रुचियों की मात्रा और प्रकार को निर्धारित करते हैं। को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। कि कितना संतोष हमें या कितना सेटिस्फेक्शन हमें प्राप्त हुआ, कि हमें, जैसे आप, एक मिनट, कि हमें कितना संतोष प्राप्त हुआ। जैसे आप किसी चीज का मेजरमेंट करते हैं, जब आप किसी चीज का मेजरमेंट करते हैं तो वहां पे आप ये जरूर देखते हैं ना कि पहले क्या था और अब क्या है। ठीक है, क्या हमने जिस चीज को, जिस कार्य को किया है, जो हमें लक्ष्य हासिल हुआ है, उस लक्ष्य को, मान लीजिए हमारा लक्ष्य पहले क्या था, लक्ष्य हमारा क्या था, गाड़ी को खरीदना, ठीक है, एक नई गाड़ी खरीदना या एक मकान को खरीदना। क्या हम जिस मकान को खरीद चुके हैं, अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं, क्या उस लक्ष्य को हासिल करने के बाद हमें सेटिस्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है? उसमें हम क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि पहले वाली चीजें ठीक थी या अब वाली चीजें ठीक है। अब हमें मकान खरीदने के बाद क्या संतोष प्राप्त हुआ है, क्या हमें सेटिस्फेक्शन हुआ है, क्या हमें सुख प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, निकिल एवं डार्सी ने इसे इस प्रकार से क्या किया है, विस्तार किया हुआ है। इस तरीके से इन्होंने अपना थिंक दिया हुआ है कि जो स्तर होते हैं, जो प्रतिमान होते हैं, जिस तरीके से एक मूल्यांकन किया जाता है, जस्ट उसी के तरीके से यहाँ पे क्या किया जाता है, हम अपनी चीजों को क्या करते हैं, मात्रा और प्रकार को हम निर्धारित करते हैं कि हमें कितना संतोष या कितना सेटिस्फेक्शन प्राप्त हुआ है। इसके भी कुछ अलग अलग क्या है, वर्गीकरण है। 3 भागों में से वर्गीकृत किया गया है। आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। निकिल एवं डार्सी के अनुसार ही वर्गीकृत किया गया है। इसमें निकिल एवं डार्सी के अनुसार इसका वर्गीकरण किया गया है। तो सिर्फ वर्गीकरण देखते हैं। स्तर के वर्गीकरण, स्तर के वर्गीकरण, ठीक है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में। सबसे पहला क्या है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, किसके आधार पर यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, आपको संतुष्टि प्राप्त हो रही है। तो किसके आधार पर रहेगा? संतोष के आधार पर। सबसे पहले संतोष के आधार पर, संतोष के आधार पर, ठीक है। पहले क्या है इसमें, संतोष के आधार पर। चल, अब दूसरा क्या है हमारा, सेकंड है हमारा। सेकंड क्या वर्गीकृत किया गया है, स्थिरता और लोचमयता के आधार पर। अभी बताती हूँ। स्थिरता और लोचमयता के आधार पर। और तीसरा क्या है, गुण के आधार पर। गुण या गुणों के आधार पर। ठीक है, चल।
देखिए स्थिरता और लोचमयता के आधार पर अगर हम यहाँ देखेंगे, मान लीजिए मैंने कोई नई गाड़ी खरीद ली है, ठीक है, और यहाँ पे हमने जो गाड़ी ली है, ठीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समय होता है, यहाँ क्या है, समय और स्थान के आधार पर होता है। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में जो गाड़ी चल रही है, जो नई गाड़ी अभी आई हुई है, जैसे स्कॉर्पियो न्यू है, कभी लॉन्च हुई है 2-3 दिन पहले एक स्कॉर्पियो की न्यू 4 व्हीलर लॉन्च हुई, ठीक है। अगर मैंने पहले का जो स्कॉर्पियो लिया है, पहले ही हम ले चुके हैं, लेकिन अभी के आधार पर अगर हम देखेंगे तो वो क्या है, हमारा वहाँ पे वो पुराना है और ये नया स्टैंडर्ड है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, स्टैंडर्ड देखते हैं, ठीक है। क्या इनका स्टैंडर्ड है, क्या इसका स्टैंडर्ड है, क्या इसमें सेटिस्फेक्शन है, क्या इसमें सेटिस्फेक्शन है, दोनों का क्या है, समय के अनुसार स्थान के अनुसार चेंजेस आ जाता है उसमें। तो यहाँ पे बात किसकी आएगी, समय और स्थान की, ये तो आप समझ रहे हैं संतोष के आधार पर। यहाँ पे क्या है, समय और स्थान, ठीक है। अब यहाँ पे गुण के आधार पर, अगर गुण के आधार पर आता है तो क्या होता है, यहाँ पे उच्च और निम्न होता है, उच्च और निम्न होता है, सामान्य और क्या होता है, सामान्य या उत्तम होता है, उच्च और निम्न, उच्च या निम्न, सामान्य या उत्तम, ठीक। चलिए तो आज आप लोगों का एक पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो जो हम लोगों ने एलिमेंट्स देखा, एलिमेंट्स हम लोगों ने कितने देखे हैं, 3 एलिमेंट्स देखे हैं। 3 एलिमेंट्स में क्या है, वैल्यू है, गोल है और क्या है, वैल्यू है, गोल है और स्टैंडर्ड है। क्या होता है वैल्यू, क्या होता है, वैल्यू को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है वो भी हम लोगों ने देखा, वैल्यू क्या होता है वो भी समझ लिए। और दूसरी चीज जो हमारा गोल होता है, गोल को भी 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, उसे भी आपने समझ लिया, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को भी कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है, उसे भी 3 ही पार्ट में क्लासिफाई किया गया, ठीक। चलिए तो आज आप लोगों ने इसके एलिमेंट्स को समझ लिया है। आई होप कि एलिमेंट्स समझ में आए होंगे, निर्धारक तत्व तो समझ में आए होंगे, यहाँ से क्वेश्चन कई सारे बनते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए तो आज की क्लास को बस यहीं पे हम लोग एंड करते हैं और आगे से हम लोग कल से एक नया चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और इसी के बाद हम लोग अपनी क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय बाय।